सो लकीली मैं आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को रिसेंटली अभी मैटलैब से काफी इंट्रोडक्शन बेसिक करवा दिया था। वही सेम चीजें जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसमें भी हमें हो काफी हेल्प करेंगी, क्योंकि हम जो कंट्रोल की ये जो लैब है उसको हम मोस्टली जो परफॉर्म करेंगे वो मैटलैब पे करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो पहली लैब जो है वो हमारी है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायनामिक सिस्टम्स यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन। अब होता क्या है, अब सबसे पहले जब हम कंट्रोल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो कंट्रोल इंजीनियरिंग में का मकसद क्या होता है कि एक्चुअल में आप जो है सिस्टम्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कंट्रोल करें। मेन काम ये होता है ना, जिस तरह एक गाड़ी है, गाड़ी में हैंडल जो होता है आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी उस वक्त की जरूरत और जो रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ पे टर्न लेफ्ट मुड़ना है लेफ्ट, जहाँ पे राइट सा राइट। तो एक आपको अपने जो डेटा के साथ आपको रियल टाइम सिनेरियोस के हिसाब से उसकी जो है कंट्रोलिंग करते हैं। तो उसके लिए होता क्या है, उसकी बेस्ट अप्रोच जो होती है या उसकी अप्रोच क्या होती है, वो ये है कि पहले आपको जो रियल टाइम की डेटा है उस डेटा को हम मैथमेटिकली एक मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम कोई भी कंट्रोल चीज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए कोई ना कोई कंट्रोल मैकेनिज्म करना पड़ता है। अब उस कंट्रोल मैकेनिज्म के कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, वो कंट्रोल मैकेनिज्म की लिमिट्स क्या होंगी, क्या वो स्टेबल होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? इंजीनियरिंग के पास एक ही टूल होता है इस चीजों को करने के लिए, वो है मैथमेटिक्स। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के जिन चीजों को हम कंट्रोल करने जा रहे होते हैं या सिस्टम्स को हम जिस पे काम कर रहे होते हैं, उनको पहले मैथमेटिकल मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक सिस्टम में सपोज करें आपका जो है ना एक हम मोटर ले लेते हैं। मैं एक सिंपल एक जनरल बात कर रहा हूँ, मोटर। तो मोटर को हम क्या चीजें देते हैं, एक उसको हम देते हैं वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, ऐसे ही होता है। एक वोल्टेज हो गया, एक करंट हो गया, मतलब ये मेरा मोटर है, ये कोई सिस्टम में। अब इसका और उससे मुझे आउटपुट क्या मिलता है, दो चीजें, एक स्पीड जिसको हम ओमेगा से शो करते हैं, दूसरा से टार्क जिसको हम टॉ से शो कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ओवरऑल इसके अलावा ये सिस्टम का अब हमें इस तरह मॉडल करना है कि इसका जो टॉर्क और स्पीड जो हमें मिल रही है वो रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट, मतलब वोल्टेज को मैं कम या ज्यादा करूंगा तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके टार्क और उसके स्पीड पे पड़ेगा। तो इसके मैथमेटिकल जो इस मोटर के इस बिहेवियर को मैथमेटिकली फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं मॉडल। बात समझ में आई? या इसका कोई और एग्जांपल दूं? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है और इसको ना कंफ्यूजन हो। सपोज सर एक बार करें, दोबारा। हाँ सपोज करें मैं एक आपको बताता हूँ, जस्ट लाइक एक कैपेसिटर है, उसके साथ एक एलईडी लगी हुई है। ठीक है, अब जब कैपेसिटर के साथ आपके जब भी कोई सप्लाई कनेक्टेड होती है तो उसमें क्या होता है, जिस अक्सर आपने देखा होगा ना घरों में कि कुछ चीजें ऐसे इसमें एलईडीज होती हैं कि जब लाइट चली भी जाती है ना तब भी थोड़ी देर के लिए ना वो यूं कुछ इसका बिहेवियर होता है। सपोज करें लाइट चली गई आपके फ्रिज में या कहीं किसी ऐसे डिवाइस में, एक एलईडी लगी हुई थी जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम चल रहा था। अब लाइट चली गई, अब वो एलईडी जो ना एक तो होती है कि एकदम ऑफ हो जाए जिस तरह हमारे घरों की लाइट्स वगैरह होती है, मगर वो एलईडी कुछ इस तरह का बिहेवियर था। वो आहिस्ता 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 उसकी रोशनी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर जाके 2-3 सेकंड या 4-5 सेकंड के बाद जाके वो डाई आउट हो जाएगी, उसकी रोशनी वो बंद हो जाएगी। ये बिहेवियर देखा है कभी आपने, मतलब आसपास अपने घरों में या कहीं? यस सर, ये कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस जो लैंप होते हैं इनमें यही होता है। ठीक है, अब इसको बहुत सारी जगहों पे यूज किया, जैसे आप अभी अभी आपने बताया इस तरह का। अब सपोज करें इस बिहेवियर को मुझे मॉडल करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जिस तरह एक्सपोनेंशियल ई पावर एस टी, ये एस क्या है, रेट, एट व्हाट रेट दिस एलईडी इज डिमिशनिंग। ठीक है, तो मैंने समझो कि इस बिहेवियर को इस
मैं इसको इस मैथमेटिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब मैथमेटिकली जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इस एलईडी के जो लाइटनिंग डिमिनिश हो रही है, जो खत्म हो रहा है ऐसा ऐसा स्लो डाउन, उसको मैं इस इक्वेशन लिखूंगा, मतलब वो उसको रिप्लेस कर देगा उस बिहेवियर को। वो बिहेवियर बता रहा है, ये जो इक्वेशन बता रहा है कि एलईडी जो है वो ऐसा ऐसा डाई आउट हो रही है। तो मैं ये जो सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक रियल लाइफ के एक सिनेरियो को मैथमेटिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। ये सिर्फ एक है। इस तरीके से हम हर चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करते हैं या मैथमेटिकल के फॉर्मूले में लिखते हैं उस चीज को, ताकि मैथमेटिक्स में ही हम जाके एनालिसिस कर सकते हैं। रियल लाइफ में तो हम डायरेक्ट तो एनालिसिस नहीं कर सकते ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से सर यहाँ तक हो गई। रियल वर्ल्ड सिनेरियो उससे फार्मूलाज बनेंगे, मतलब फॉर्मुलेशन होती है और डिफरेंट, फिर उससे एक फाइनल मॉडल बनेगा। जब मॉडल बन जाता है तो फिर उसकी एनालिसिस होती है और उसमें हम जाके कुछ ना कुछ उसमें से कंक्लूजन्स मिलती हैं या रिजल्ट्स मिलती हैं, और उसके बाद फिर हम उस कंक्लूजन्स की मदद से हम इंटरपोलेशन और डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं और फिर हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये एक पूरा लूप साइकिल चलता रहता है जिस सर तरीके ये से मैटलैब में इसको हम आपका आवाज, डील करेंगे सर? आपकी मैं बात मतलब कंट्रोल दोबारा इंजन रिपीट करें? मैं ये कह रहा हूँ सर कि मैटलैब कह रहा हूँ सर मैटलैब में कैसे हम इसको कंट्रोल इंजीनियरिंग को हम मैटलैब में कैसे जो है ना डील करेंगे? बिल्कुल, हम पूरे यही तो पूरे सेमेस्टर में अभी करने जा रहे हैं। तो आज मैं पहली लैब करवाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब कुछ आइडिया हो जाएगा। फिर हम जाहिर बात है हमारे यही इसलिए में हम यही कर रहे हैं, और इसकी शायद फिजिकल एक दो लैब्स हैं जो कि जब हम ये कर लेंगे मैथमेटिक्स कल फॉर्म में, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को यूनिवर्सिटी में हम ईद के बाद जो है हमारा रमजान के बाद हम उसको देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये यस पूरा सर। साइकिल समझ में आ गया बेसिक। अब हमारे पास जो है एक, अब मॉडल बनाने के ना डिफरेंट मैथमेटिकल मेथड हमारे पास टूल्स अवेलेबल है। बात समझ में आई? मैंने कहा भाई रियल डेटा है, भाई ठीक है गुड, रियल डेटा हमारे पास अवेलेबल है। फिर उसको मैथमेटिकली उस सिस्टम रियल वर्ल्ड के जो डेटा है उस सिस्टम को हमें उसका जो बिहेवियर है उसको हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उधर फिर डिफरेंट सिस्टम्स भी हैं हमारे पास। जैसा मैंने आपको एलईडी का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से मोटर का है। अब मैकेनिकल के बेतहाशा सिस्टम्स हैं, हर किसी का मैथमेटिकल एक मॉडल होता है। तो इस तरह हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम उस सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि हम एक सिंगल सिस्टम को, मतलब एक से ज्यादा मैथमेटिकल मॉडल्स में मॉडल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो वो टूल्स कौन कौन से हैं? तो हमारे पास ये हैं 4 टूल्स जो अभी बेसिक हमारे लिए। कौन कौन से हैं, नजर आ रहे हैं? यस सर। ओके गुड। अच्छा, अब ये बता थ्योरी में अभी आप लोगों ने इसमें से कोई मतलब पढ़ा है या कुछ आइडिया है इसका? मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि इसका आप लोगों को आइडिया सर है? ट्रांसफर फंक्शन पढ़ लिया है, ट्रांसफर फंक्शन स्टेट पढ़ लिया? स्पेस भी पढ़ लिया है और ट्रांसफर फंक्शन भी पढ़ लिया है। अच्छा, थ्योरी में कितने लेक्चर हो गए आप लोगों के? जी, कंट्रोल की थ्योरी में कितने लेक्चर हो गए हैं, कोई बताएगा? बताओ सर ना टोटल, मोहम्मद हमजा। तो तुम क्लास नहीं लेते जो ऐसे बोल रहे हो? सर टोटल तकरीबन हो गए 4 से 5 लेक्चर्स हो गए। ओके गुड, चलो अच्छा, उसमें से मतलब 2, हाँ हाँ उसमें से ये चीजें पढ़ ली है ना, ट्रांसफर फंक्शन, स्टेट स्पेस। अब ये क्या है? ट्रांसफर फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इम्पल्स रिस्पांस, स्टेट स्पेस, ये 4 हमारे पास अभी हम जो सिस्टम्स डिफरेंट अप्रोचेस हैं मैथमेटिकली एक सिस्टम के बिहेवियर को मॉडल करने के लिए। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है कि ये तो मेरे ख्याल में मैकेनिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, क्योंकि आप हर चीज को मॉडल करते हैं इस तरह। फ्लूइड डायनामिक्स, आपके बहुत सारी चीजें जो होती हैं, हीट बहुत ज्यादा होता है। सर आपकी आवाज कट रही है। अब क्लियर है? अब क्लियर है आवाज? सही
ओके, ये अच्छा ओके। अभी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में, अब इन चारों मॉडल्स को ना थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। डिफरेंशियल सिस्टम जो होते हैं, या ये जो मैथमेटिकल मॉडल जो है, हम सिस्टम्स को डिफरेंशियल इक्वेशन में तब मॉडल करते हैं जब हमारे पास, या ऐसे सिस्टम्स के लिए ये टूल यूज करते हैं जहां पे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी लेंदी ना बने। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सिस्टम्स को तो मॉडल कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का, और उसमें बहुत सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और मगर ये जो इनके सॉल्यूशंस है ना, वो बहुत लेंदी और बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो एक एक किस्म की जो क्या कहते हैं कि लिमिटेशन क्या है, वो इस सिस्टम इसकी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम किसी अपने रियल वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, ऐसे मैथमेटिकल टूल में मॉडल करें जिसमें हमारी कैलकुलेशंस कम हो या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। आई बात समझ में? तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही वास्ट टूल है हमारे पास अवेलेबल, और बहुत वास्ट यूज भी होता है, मगर इसकी एक ये प्रॉब्लम है। तो हम कोशिश करते हैं अगर हमारे पास उस बिहेवियर को कोई और मेथड से हम अगर मॉडल करके इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को अक्सर अवॉइड करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? सर आपकी आवाज बीच में कट रही है सर, आपने क्या कहा अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का? अच्छा, कहाँ से आवाज अब इस असल में मसला ये कि शायद आज नेटवर्क का इश्यू आ रहा है मेरे पास। अच्छा, कहाँ तक आपको बात समझ में आई? जी, आवाज आ रही है ये मेरी? डिफरेंस हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिस तरह मैंने कहा कि हम सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं, मगर इसकी एक लिमिटेशन है कि इसके जो सॉल्यूशंस है बड़े लेंदी और कॉम्प्लेक्स होते हैं। और हमने जनरली भी देखा है, जिस तरह आपने कैलकुलस का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, एक सिंपल हम जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कितना लेंदी हो जाता है कि आपको पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए, फिर 4-5 सिनेरियोज बनते हैं, फिर उसमें कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालें, उसमें आपको इनिशियल वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो ये सारा एक लेंदी प्रोसेस होता है। अच्छा, इस तरीके से दूसरा जो होता है मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, वो है ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है कि मिसाल और एक सिस्टम है ना, हम उसके इनपुट और आउटपुट से उस सिस्टम को मॉडल को बिहेवियर करते हैं। मतलब मैंने जिस तरीके से पहले कहा कि भाई मैंने इसको वोल्टेज एंड करंट जो है वो इनपुट दिया, और आउटपुट में मुझे स्पीड एंड टार्क आउटपुट मिला। तो ये जो होता है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब ये होता है ट्रांसफर फंक्शन। मतलब इसको मॉडल करने का मेथड ये, अंदर सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सिस्टम कोई भी हो सकता है, उससे हमारा इतना कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न होता है कि सिस्टम्स को हम इनपुट क्या दे रहे हैं और उससे आउटपुट क्या मिलता है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट हम जब करते हैं तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलता है। अब उसमें एक मसला है, आपके ये रिलेटिवली इजी है ट्रांसफर फंक्शन वाला मेथड जो है ना सॉल्यूशन करने के लिए भी, मगर इसमें एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? ये जो सिस्टम है सिर्फ LTI सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है। अब कोई मुझे बताएगा ये LTI कोई वर्ड सुना हुआ है या पहले ऐसा कोई आपके जहन में कोई चीज गुजरी है या थ्योरी में पढ़ा है? कोई बताएगा? नहीं सर, ये नहीं 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 पढ़ा सर, अभी ये तक। नहीं पढ़ा। नहीं LTI पढ़ा नहीं सर। पढ़ा? अभी तक नहीं पढ़ा? नो सर। अच्छा, अब LTI को नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, LTI होता है क्या है कि हम जो सिस्टम्स की बात करते हैं ना, सिस्टम्स क्या होते हैं, कोई एक डिफरेंट जो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन जो कोई एक खास टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम्स की फिर डिफरेंट क्लासेस हैं, जो उसमें जो एक दो क्लासेस होती हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं दो क्लासेस, एक होता है लीनियर सिस्टम और दूसरे होते हैं नॉन लीनियर, मतलब लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम एक, और दूसरे होते हैं टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट दूसरे सिस्टम ये होते हैं। और ऐसे सिस्टम जिसमें टाइम इनवेरिएंट की मतलब लीनियर भी हो
और टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी भी हो तो उनको LTI सिस्टम कहते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो पहली बात ये क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। Yes. आवाज नहीं आ रही, आप लोग चुप बैठे हुए हैं आज। एडीआई सिस्टम सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। मतलब हाँ, ये एक ऐसी क्लास, एक किस्म की कहते हैं सब क्लास ऑफ द सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो कि लीनियर हो और टाइम इनवेरिएंट भी हो। एक्चुअली में ये थ्योरी में आप लोग जब इसको करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल करेंगे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन वगैरह में पढ़ेंगे। हम जो है मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ LTI सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है ट्रांसफर फंक्शन। तो हो गया ये। अच्छा, और दूसरा इसमें जो इसकी लिमिटेशन है, ये जो है सिस्टम्स जो है एप्लीकेबल हैं फॉर द सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सिस्टम्स, जिसको हम कहते हैं सीसो। ये वर्ड सुना हुआ है, या सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट? जी, कोई बताएगा सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का? नहीं, नहीं, अच्छा, नाम से ही जाहिर है, ऐसा सिस्टम जिसमें हमें सिर्फ सिंगल इनपुट देते हैं और सिंगल ही आउटपुट आता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, या शॉर्ट में कहा जाता है सीसो। बात क्लियर हो गई? मतलब जिसमें इनपुट एक सिंगल दिया जाए, जिस तरह के मैंने पहले एग्जांपल दिया कि मैंने वोल्टेज एंड करंट जो है ना इनपुट दे रहा हूं और आउटपुट मुझे मिल रहा है टार्क एंड स्पीड। तो ये जो सिस्टम जो है ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा। सर तो इसमें तो आपने दो सर उसमें तो आपने 2 इनपुट दिया है और 2 आउटपुट आया है, तो हाँ, वो मोटर तो वाले में तो वो ये तो जो इसमें नहीं होगा। हाँ, ये कहलाता है सिस्टम मीमो, जिसमें एक से ज्यादा इनपुट हो और एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहे हो, तो ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं मीमो, MIMO। आई बात समझ में? मीम तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो सिर्फ सीसो सिस्टम्स के लिए, मीमो सिस्टम्स के लिए नहीं है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर होगी? यस सर। yes. ओके, गुड। अच्छा, दूसरा एक Yes. होता है इम्पल्स रिस्पांस के थ्रू मॉडलिंग करते हैं, उसमें वो भी LTI सिस्टम्स के लिए, मगर उसमें हमें एक सिंगल इम्पल्स का आउटपुट पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक अलग अप्रोच है, ये मोस्टली सिग्नल सिस्टम में यूज होती है और ये हमारे पास भी कई जगह पे यूज होगी। हम जो ज्यादातर रिलाई कर रहे होंगे वो स्टेट स्पेस मॉडल पे और ट्रांसफर फंक्शन पे कर रहे होंगे। अच्छा, और तीसरा जो सिस्टम है स्टेट स्पेस, जो कि मॉडर्न अप्रोच है, लेटेस्ट है और ये वाइडली यूज होता है, वो LTI सिस्टम्स के लिए भी है, LTI सिस्टम्स में सीसो के लिए भी है, और आल्सो नॉन लीनियर सिस्टम। LTI तो वो है ना जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ये नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब इस नॉन लीनियर सिस्टम जो कि टाइम इनवेरिएंट हो उनको हम इसमें मॉडल कर सकते हैं, और मीमो सिस्टम्स को भी मॉडल कर सकते हैं। बात समझ में आई? जो कि आप लोगों ने आप जिस तरह आप बता रहे थे कि आप लोगों ने अब रिसेंटली स्टडी किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका एक बहुत ही जनरली अप्रोच हो गया ये, कि चारों क्या है और चारों की क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये जो ले मैनुअल में एग्जांपल जो अभी है हमारे पास वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का एक बताया हुआ है, तो हम पहले इसको एग्जांपल को देखते हैं कि आप मॉडलिंग किस तरीके से होता है। कि मिसाल लो एक कैपेसिटर है, इसका वोल्टेज एंड करंट रिलेशन क्या है, ये फॉर्मूला डिराइव्ड है, ये मतलब ऑलरेडी मैथमेटिकल हमारे पास मॉडल लिखा हुआ है। v of t is equal to 1/c 0 to 2 i dt, ये मैथमेटिकल मॉडल है ऑफ कैपेसिटर। इस तरीके से ओम रेजिस्टर का है ओम्स लॉ, v is equal to IR। इस तरीके से इंडक्टर का v is equal to L di upon dt। तो ये हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर, इनके मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। ठीक है, और इनके रिलेशंस जो है ना, ये आप जो आगे देख रहे हैं ये भी एक्चुअली यही है
इसको आप चेंज करें इक्वेशन को विद आई को विद रिस्पेक्ट टू ये इस तरफ है, सी को उस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इंटीग्रल को खत्म करने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो वो उसमें हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और इसको फिर अगेन इक्वेशन से हम इसमें लिख सकते हैं, क्यों? तो ये जो है ओवरऑल सारी सेम इक्वेशन से, सिर्फ उसका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लिखे हुए हैं। अच्छा, इस तरीके से आपके पास जो है आप मैकेनिकल के भी कोई सिस्टम बेसिक उठा सकते हैं, जिसमें आप मिसाल फ्रिक्शन है, स्प्रिंग में टेंशन है, जिस तरह होता है ना हुक्स लॉ हो गया, जिस तरह के इधर ओम्स लॉ होता है, उस तरह मैकेनिकल में हुक्स लॉ है। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसको आप लोग इस तरीके से मॉडल करके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर मिसाल दो एक सर्किट है, अब इसकी इक्वेशन आप लोगों ने बनानी है। सपोज करें इसमें मैश एनालिसिस करें, तो लूप लगाया, इसकी इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो ये इसकी हो गई इस पूरे सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब एक रूल होता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसमें क्या होता है, वो ये कहता है कि इसमें अंदर इस एक लूप बनाओ और हर कंपोनेंट का वोल्टेज जो है ना उसको सम करो, तो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। अच्छा, उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, कहता है कि भाई जितना वोल्टेज सप्लाई करोगे उतना वोल्टेज कंज्यूम होगा, मतलब ओवरऑल अगर मैं सम करूं तो 0 आएगा, या दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि जितना सप्लाइड वोल्टेज है इज इक्वल टू कंज्यूम्ड वोल्टेज। ये मेरे बाद में ख्याल में कॉमन सेंस भी है, जारी बात है, मिसाल जितने आप सप्लाई करेंगे तो सर्किट में उतना ही मतलब कंज्यूम होगा ना, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। तो ये इसका किरचॉफ का जिसको केवीएल कहा जाता है, इससे क्या हुआ कि एक सिंपल Vs इज इक्वल टू इसका वोल्टेज जिसको हमने रिप्रेजेंट किया VR, इसको VL से और इसको VC से, ये मतलब Vs बराबर हो गया VR, VL और VC, ये आ गया। तो VR की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे ले वोल्टेज इक्वल टू RI, तो उसको रिप्लेस कर दिया RI से। VL क्या है, इंडक्टर का वोल्टेज क्या है, ये जिसको एल डी आई अपॉन डी टी, तो उससे एल डी आई अपॉन एल डी टी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका कैपेसिटर का वोल्टेज किसके बराबर होता है, Vt इज इक्वल टू 1/c 0 to 2 आई 1/c 0 to t तक इंटीग्रल आई ऑफ टाउ डी टाउ, तो उससे रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये आपके पास इस सर्किट का डिफरेंशियल इक्वेशन में मॉडल आ गया। मतलब ये जो आपका फिजिकली जो सर्किट होगा, जो कि फिजिकल सर्किट आपके पास इन रियल लाइफ में जो होगा, उसको आपने अब पूरा कन्वर्ट कर दिया है इस मैथमेटिकल इक्वेशन में, जो कि पूरे इस सिस्टम के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस अब मैं इस सर्किट की एनालिसिस के लिए इस इक्वेशन को यूज करूंगा, और जहां जिस जिस कंपोनेंट के लिए भी मुझे वोल्टेज चाहिए, करंट निकालना है, या जो भी मुझे एनालिसिस करनी है, वो मैं इस इक्वेशन की मदद से करूंगा। और वो ये इक्वेशन है कौन सी, ये इक्वेशन हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो ओके। तो अब एक जो हम डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करते हैं, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफर फंक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन डिफरेंशियल इक्वेशंस को थोड़े से मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करके स्टेट स्पेस मॉडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन तो आप लोगों ने अगर स्टेट स्पेस के मॉडल भी बनाए होंगे या किए होंगे, तो उसको हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले लेते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टेट स्पेस मॉडल में। ठीक है, तो यही सेम इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में आप लोगों को क्या करना है कि इसको इंटीग्रल फैक्टर खत्म करना है, ताकि ये प्योर जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। अभी ये कहलाएगी इंट्री, जिसमें दोनों चीजें होती हैं, इसका एक खास नाम है, अभी मुझे ध्यान में नहीं आता। डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन इस तरह करके एक मिक्सचर नाम होता है। अब मुझे क्या करना है, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा,
यस ओके Yes, ओके sir. ओके गुड। एक्चुअली में बस नेटवर्क का इशू आ रहा है और मेरी नेट जो है ना मोबाइल से चला रहा हूँ, तो कॉल आती है तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाती है। ओके, मैं जो सवाल कर रहा था वो ये था कि इस इंटीग्रल को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कोई सजेशन, कोई मतलब मैथमेटिक्स आप लोगों ने अभी तक बहुत पढ़ चुके हैं, कोई सजेशन किसी के पास ध्यान में? सर वो इसमें जो है ना डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए, वो कांस्टेंट बचता है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो क्या हुआ है, आपके ना नीचे वही सेम इक्वेशन लिखी हुई है। क्या किया हुआ है, इसको खत्म करने के लिए डिफरेंशिएशन कर दिए। अब ये तो इक्वेशन पूरी रिप्लेस हो गई इसके साथ, ठीक है। अब ये साइड बची और ये साइड बची हमारे पास यस ना, सर। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया ऑन बोथ साइड, इस तरफ किया तो ये बन गया ds ओवर dt, सही है। इसको डिफरेंशिएट किया, r कांस्टेंट है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्टिव कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टू टाइम। r कांस्टेंट, r बाहर हो गया तो ये बन गया di/dt, ठीक है। यहाँ पे l कांस्टेंट है और di/dt ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, तो दोबारा डिफरेंशिएटेड होगी तो क्या होगा, d2/dt स्क्वायर हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये 1/c कांस्टेंट है और ये जो इंटीग्रल डिफरेंशिएशन में कैंसिल हो गई और ये i इंटू टी बचा हमें हमारे पास। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गई कैसे ड्राइव हुई इसमें से? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद हमने क्या किया, एक सिंपल सिर्फ ऑर्डरिंग की। ऑर्डरिंग इस तरीके से कि हायर ऑर्डर को पहले रखा है, फिर उसके बाद लोअर ऑर्डर को रखा है, फिर उसके बाद बिल्कुल जो फ्री था उसको रखा है। अच्छा, ये हमने किया है और उसमें हमने सिर्फ एक चीज एडिशनल की है, वो ये की है कि जो dvs अपन dt बराबर के इस साइड था उसको माइनस किस तरफ लेके आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरफ है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे तो ये एल कहाँ से आ गया, क्योंकि हमें ये जो सेकंड ऑर्डर था इसको इंडिपेंडेंट करवाना था। इंडिपेंडेंट करवाने के लिए हमें क्या किया, जो इसके साथ एल था उसको डिवाइड कर दिया पूरे होल इक्वेशन। डिवीजन में चला गया। तो ये डिवीजन में ये तो कैंसिल हो गया तो सिंगल बन गया, तो बाकी सबके साथ एल डिवाइड में आ गया। आई बात समझ में? तो ये इक्वेशन आ गई। Yes, sir. अब इसके बाद हमारे पास एक टूल होता है, मैथमेटिकल टूल, जिसको हम कहते हैं लेप्लास। आई होप कि आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का या कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें इसको पढ़ा होगा यकीनन। Yes, sir. Laplace transformation. लेप्लास वो एक्चुअली में क्या करता है, टाइम डोमेन को सर इसका फॉर्मूला होता है। जी इसका टेबल होते हैं, फॉर्मूला होता है और उसके पूरा एक प्रोसीजर है अपनी जगह, मैं उसमें नहीं जा रहा, मगर उसको ये कि इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया विद हेल्प ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें, ठीक है। अब जब ये कन्वर्ट हो गया, अब हम इसको इजीली जो है लेप्लास के थ्रू इसको ट्रांसफर फंक्शन में भी कर सकते हैं या इवन डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह में उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल में काम आता है क्या कहते हैं कि उसका मेटलैब का एज ए क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल मतलब परफॉर्म करने के लिए एज एन इंजीनियर आपको क्या करना होगा। अब सपोज करें ये इक्वेशन आ गई, आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, पहले सिंबलिक फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। ये सिंबलिक फॉर्म याद है किसी को? सिंबलिक फॉर्म याद है आप लोगों को? हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा था ना। Yes, ये sir. उसमें MATLAB में सर। CSL की बिल्कुल MATLAB में भी पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं जो है ना इसको आपके सामने कर रहा हूँ सर ये Laplace इसका built-in function है। किसका, मेटलैब का? जी सर, MATLAB में। हम इसमें काफी जो है ना ऑलरेडी फंक्शंस जो हैं लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, क्योंकि मेटलैब जो है ना पहले पुराने जमाने में तो बहुत दूसरा, अभी तो इतना मैच्योर हो चुका है कि हमारे जो लेवल की जितनी भी चीजें हैं ना वो ऑलरेडी बिल्ट इन है इसमें। तो लेप्लास वैसे मैथमेटिकल जो टूल है ना, एज एनालिटिकल टूल, बहुत पुराना है और इसको जो है ना यूज तो बहुत अच्छे से किया जा रहा है। ओके, तो हम इसमें आते हैं। मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट जो है ना इसको कॉपी पेस्ट कर। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, आपको मैंने हमेशा एक चीज कहा था कि आप जब भी कोई चीजें करें तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि ये चीजें
लिखा करें, ठीक है। यस सर। अच्छा सर सिस्टम में क्लास कब तक है आपकी? 4 बजे तक हम एंड कर लेंगे, क्यों जल्दी है या नहीं नहीं रोजा, सर सही है, 4 बजे तक। रोजा लग नहीं रहा नहीं है? सर रोजा नहीं लग, नहीं 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 सर रोजा नहीं लग रहा। ओके अच्छा पहले 4 बजे तक का सही। हाँ इसमें ये के लिए पूरी करनी है इंशाल्लाह आज। अच्छा तो हम क्या कर रहे थे कि पहले वो जो इक्वेशन है ये वाली पूरी, इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉरी इस इक्वेशन को तो हमें रिजल्ट मिलेगा, एक्चुअल में हमें जो करना है वो ये इक्वेशन है, इसको इसमें लिखना है। तो इसका लिखने का तरीका ये है कि मैटलैब में डिफरेंशिएशन लिखने के लिए क्या होता है, ये जो पार्ट नजर आया ना मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअल में ये इक्वेशन है जिसको हमने मैथमेटिकल में यहाँ पे लिखा है। आई बात समझ में? अब क्या है कि ये Yes, जो sir. है हमने कहा कि भाई डिफरेंशिएट लिखो, विच इज डिफरेंशिएशन ये किसके रिस्पेक्ट हुए, आई के। तो मैटलैब में लिखना होगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन वो लिखना है, कामा वो लिखना है कि अगर आपका एक से हायर ऑर्डर का है तो ऑर्डर यहाँ पे लिखना है। Second अगर आप order. नहीं, अगर नहीं लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट ऑर्डर है, अगर हायर ऑर्डर है तो वो आपको लिखना होगा सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा सेकंड ऑर्डर का है तो डी आई डबल एफ विथ रिस्पेक्ट टू आई ए कामा सेकंड ऑर्डर प्लस आर ओवर एल मल्टीप्लाई बाय ये। तो यहाँ पर देखो हमारा सिंगल ऑर्डर है तो हमें कामा 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, हमें अंडरस्टूड बात है कि ये विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आई हो रहा है, बात क्लियर हो गई। प्लस 1 ओवर एल सी, प्लस 1 ओवर एल सी मल्टीप्लाई उसके साथ क्या है सिंपली आई ए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आई हो गया, फिर माइनस माइनस हो गया 1 ओवर एल, 1 ओवर एल, और यहाँ पर देखें डिफरेंशिएशन है मगर किसके, विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो यहाँ पर वोल्टेज। ये पूरी इक्वेशन लिख के आपने इसका लेना है लेप्लास और उसके बाद प्रीटी का फंक्शन अप्लाई करना है, तो आपके पास वो इस फॉर्म में एक ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। होपफुली कोई एरर नहीं होगा कि मैं यहाँ पे इसको अभी कर रहा हूँ। अच्छा मैं इसको सेव कर लेना है, ये देख रहे हैं बिजी शो कर रहा है मतलब कैलकुलेट कर रहा है। ओके अच्छा अच्छा ये देखो यहाँ पे कोई बता सकता है कि क्या एरर हो सकता है पॉसिबली, कोई बता सकता है? 6 लाइन में बोल रहा है वो, 6 लाइन में कोई एरर है। फाइल नेम में कोई मसला ये है। आई में ही है ना, आई को सर इसने हाईलाइट किया हुआ है। हाँ मतलब कोई बता सकते है क्या इशू है? सर सेमीकोलन तो नहीं आएगा? सेमी कॉलन नहीं उसका सिंटैक्स तो एरर है। सेंटेक्स, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल सेंटेक्स एरर है। कोई बताएगा क्या है? सर उसने शायद आयोटा को वो नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया। आयोटा तो है ही नहीं, ये आयोटा नहीं आई वेरिएबल है, आई फॉर आई है, करंट करंट। ये तो मेरे ख्याल में आयोटा तो नहीं, ये भी नहीं है, कोई और थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। सर ये हमने जो है ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ हुआ, ये सिम्स। यहाँ पे देखो सर ये सिम्स क्या है? हम नॉर्मल जो है ना, फिफ्थ लाइन। ये सिंबलिक फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स मतलब मैटलैब का एक फीचर है। यहाँ पर नॉर्मली मैंने क्या किया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो मेरिन में है कि हम हमेशा जब एज ए ह्यूमन दो लिखते हैं ना वेरिएबल्स को, हम अंडरस्टूड करते हैं कि इनके दरमियान जो है मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मगर मैटलैब जो है ना वो उस तरीके से नहीं लेता चीजों को, वो इसको एज ए सिंगल एरियर एलसी ले रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्चुअली में 2 वेरिएबल हैं, तो एलसी वेरिएबल वो कह रहा है कि भाई ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं, हालांकि ये वाकई वेरिएबल नहीं है एलसी, ये 2 वेरिएबल्स हैं एल और सी जिनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये इस वजह से एरर दे रहा है।
क्योंकि उसको हमने बताया नहीं कि ये दरमियान मल्टीप्लाइड हो रहा है, उसने इसको एज ए सिंगल वेरिएबल ले लिया है। आई होप के बात क्लियर हो गई। अच्छा, मीटिंग का लिंक खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप के अब कोई इशू नहीं यस सर, होगा। क्लियर हो गई। ओके, अच्छा यहाँ पर भी वही सेम मसला, कहीं और हो तो बता दें, ये बार बार यही सेम इशू आ रहा है। अब क्या इशू आ गया? ओके, इनवैलिड इंडेक्सिंग, अच्छा अब ये कुछ और ही एरर आ गया। अच्छा, ये मीटिंग का लिंक खत्म हो रहा है, मैं आप लोगों को जो है ना दूसरा लिंक भेजूंगा, उस पे जो कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू, मैं इसको सेव करता हूँ लेप्लास में ना, बाद में अप्लाई करते हैं। तो पहले इस पे आते हैं कि यहाँ पर कौन सा एरर आ रहा है ऐसा। ओके, ये इक्वेशन मेरी इंटर हो गई, डिफरेंशिएशन हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका लेना है लेप्लास। तो लेप्लास को मैंने एल डॉट टी में करवाना है सेव। अब कोई इशू ना हो। ओके, इसमें क्या इशू है?